नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। आप मेरे को लाइव देख रहे हो कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे। जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं और मुद्दे की बात है, और मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये पूर्व सैनिकों से भी संबंधित है। दोस्तों, आप पिछले 3-4 दिन के अखबार देख रहे होंगे या सोशल मीडिया आप देख रहे होंगे, या और नहीं तो न्यूज चैनल तो कम से कम देख ही रहे होंगे। पूर्व सैनिक कि शाम को थोड़ा बहुत समय मिलता है, देख लेते हैं। अब 3-4 दिन से मोदी और राहुल गांधी से ज्यादा चर्चा में जो व्यक्ति है वह है लोकसभा के माननीय स्पीकर ओम बिरला जी। और वो आते हैं कोटा बूंदी के लोकसभा क्षेत्र से। ये बहुत चर्चा में है आज के दिन। आप सबको मालूम है कि 18वीं लोकसभा के अभी भी चुनाव संपन्न हुए हैं। उसके बाद में शपथ चल रही थी। उसके बाद में लोकसभा के स्पीकर के लिए पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गया। दोनों ने फार्म भर दिए। फार्म भरने के बाद में जब वोटिंग की नौबत आई तो उस समय वोटिंग नहीं करवाएगी क्योंकि विपक्ष के पास में बहुमत नहीं था। तो ओम बिरला जी को लोकसभा का स्पीकर नियुक्त कर दिया। अब सबसे ज्यादा ये सर्च क्यों हो रहे हैं और सबसे ज्यादा आज चर्चा क्यों बनी हुई है? सभी सोशल मीडिया मतलब माननीय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के नाम से भरी पड़ी है। चारों तरफ बस एक ही नाम चल रहा है। और जब आप गूगल करोगे तो इनका नाम आएगा भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा सांसद किस स्पीकर ने निलंबित किए, तो उसमें आएगा ओम बिरला जी का नाम। पहले भी हुए हैं पर इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 141 सांसदों को दिसंबर 2023 में निलंबित किया। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो कांग्रेस के पास में था, 68 सांसदों का। अब उन सांसदों को क्यों निलंबित किया गया? क्योंकि उस समय दिसंबर 2023 में आप सबको मालूम है कि कुछ नौजवानों ने संसद भवन के अंदर घुसकर और जो एक पाउडर वाला, जिसको रंग बिरंगा हम कह सकते हैं, फुवारा चला दिया। तो उसके ऊपर विपक्ष चर्चा चाह रहा था, मणिपुर के ऊपर चर्चा चाह रहा था, और जो भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई से लागू होगी उसके ऊपर विपक्ष चर्चा चाह रहा था। पर 141 सांसदों को निलंबित करके लोकसभा स्पीकर ने एक रिकॉर्ड बनाया कि विपक्ष मुक्त संसद। आज इनकी चर्चा क्यों हो रही है? 25 जून 1975 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, मानव अधिकारों को वापस ले लिया था। और जो उनके सरकार के खिलाफ थे, जैसे मैं एक ही व्यक्ति का नाम लूंगा जिसको मैं बहुत ज्यादा सम्मान की नजरों से देखता हूं, जयप्रकाश नारायण बिहार से, जो किसानों की, मजदूरों की, कैमरा वर्ग की, आम व्यक्तियों की जो आवाज थी। तो जो भी नेता थे उस समय के, या आम व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता, सबको जेलों के अंदर बंद कर दिया गया था। 21 महीने तक आपातकाल रहा था। एक तरह से उस समय लोकतंत्र का गला घोटा गया कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि हम लोकतंत्र को मानने वाले व्यक्ति हैं।
लोकतंत्र में जीने वाले व्यक्ति हैं, लोकतंत्र से प्रेम करते हैं और आजादी पाने के लिए 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी है इस देश के लोकतंत्र बहाली के लिए, अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए। और उसी देश में आपातकाल लगे, निंदा का तो है ये, पर यह पहली बार हुआ कि लोकसभा के अंदर 25 जून को लोकसभा के स्पीकर निंदा प्रस्ताव पास कर रहे हैं कांग्रेस के आपातकाल के लिए 1975 के लिए। 10 साल से उन्होंने नहीं किया। और इसका करने का क्या कारण था? आम जनता को भटकाना, क्योंकि आम जनता के जो मुद्दे हैं वो बहुत अलग हैं। आम जनता के लिए रोड नहीं है, मेडिकल नहीं है, शिक्षा नहीं है, नौकरियां नहीं है, और नौकरियां हैं तो पेपर लीक हो रहे हैं। उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आपातकाल का राग अपनाया गया। अब मैं जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि संविधान का गला घोटा गया। और मैं ये भी चाहता हूं कि जो उस समय हुआ उसकी कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए, पर पिछले 10 साल में जो अघोषित आपातकाल चल रहा है उसके लिए निंदा प्रस्ताव पास क्यों नहीं करते लोकसभा स्पीकर? अगर मैं ज्यादा मुद्दों को ना उठाऊं, जो चिन्हित मुद्दे हैं कि किसान आंदोलन में 725 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनके लिए 2 मिनट का मौन नहीं रखा सरकार ने। 10 साल से सरकार देश पे राज कर रही है, 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। जो कठोर परिश्रम करते हैं, जो बच्चे, गरीबों के बच्चे हैं, जो मजदूरों के, किसानों के बच्चे हैं, 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए, उसके लिए निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं पास हो रहा? मणिपुर में जो 1 साल से ज्यादा हो गया, वहां शांति बहाली क्यों नहीं हो सकी अभी तक? और उससे भी बड़ा दुख इस बात का है कि वहां पर एक हमारे पूर्व सूबेदार की धर्मपत्नी को नंगा करके घुमाया गया, तब भी यह सरकार चुप रही, होठों पे उंगली रही। वो सूबेदार जिसने अपनी पूरी जवानी देश के बॉर्डरों पे काट दी, देश रक्षा में काट दी। नोटबंदी आप सबने देखा होगा, किस तरह से किस तरह से नोटबंदी में आम लोगों का जीवन तहस नहस हो गया था। और सबसे ज्यादा जो मजदूर वर्ग था, जो दूसरे राज्यों में पूछे हुए था, उनके पास में नोटबंदी के समय न तो पानी था न खाना था, तिल तिल के मरे। उसके लिए निंदा प्रस्ताव पास क्यों नहीं हुआ? कोरोना वायरस महामारी के समय सबसे ज्यादा जो मजदूर वर्ग था, जो अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाके अपने परिवार का लालन पोषण कर रहा था, और जब उनको ना बस मिली ना ट्रेन मिली, वो सड़कों से, हाईवे से होते हुए निकल गए। छोटे छोटे बच्चों के पैर में जूते नहीं, उस गर्मी के मौसम में, और यहां तक उनके आंसुओं की लकीर बन गई, नीचे तक जम गए उनके आंसू। ना कोई खाना, ना कोई पीना, ना कुछ और। उसके लिए निंदा प्रस्ताव पास क्यों ना हो? क्योंकि अगर लॉकडाउन करना था तो लॉकडाउन से पहले सारी व्यवस्थाएं ठीक करनी थी। चाहे नोटबंदी की बात हो,
आप लोगों ने देखा होगा एजेंसियों का दुरुपयोग बड़े लेवल पे, राज्य सरकार को गिराना या जो पार्टी में ना आए उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा देना, छापे डलवा देना, और अगले ही दिन अगर वो पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो वॉशिंग मशीन में साफ होके पवित्र हो जाता है। इसके लिए निंदा प्रस्ताव पास क्यों ना हो? 14 महीने पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे बैठे रहे और ये भाई साहब बॉर्डरों के ऊपर जवानों को लड्डू मिठाई खाते रहे, खिलाते रहे। उनसे 2 मिनट का बात करने का समय नहीं लगा। इसके लिए निंदा प्रस्ताव पास क्यों ना हो? और जो सैनिक 14 महीने जंतर मंतर में बैठे, उनमें शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, सेना मेडल उनको गिरफ्तार करवा के थाने के अंदर बंद करवाया गया। इसके लिए निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं पास हुए? और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पेंशन बंद करी थी, उसके लिए निंदा प्रस्ताव पास क्यों ना हो? आज पता है जिनकी पेंशन बंद है वो तिल 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 आ रहे हैं। उनकी पेंशन 60 साल की नौकरी के बाद में, 58 साल की नौकरी के बाद में 4 से 5 हजार रुपये। और जो संसद में बैठे हैं उनकी लाखों में पेंशन है। 2 से 3 एकड़ में उनका बंगला है, नौकर चौकर सब कुछ उनके पास में। खाने बनाने वाले अलग हैं, गाड़ी साफ करने वाले अलग हैं, बगीचे में पानी देने वाले अलग हैं। टेलीफोन का कोई बिल नहीं। यहां तक उनके पूरे परिवार को फ्री मेडिकल सुविधा है। चाहे उनके ऊपर खर्चा हो 10 करोड़ का, चाहे 20 करोड़ का, चाहे पूरा शरीर ही के अंदर अलग अलग अंग जोड़ने पड़ जाओ, और वो पैसा किसका है? आपका और हमारा। और पूर्व सैनिकों की बात करें तो ईसीएचएच के अंदर पैरासीटामोल की आज के समय दवाई नहीं मिल रही। तो निंदा प्रस्ताव किसका पास होना चाहिए? इनका। और पूर्व सैनिकों की जो ईसीएचएच है, आज के दिन वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा पहाड़ बन चुके हैं। ईसीएचएच के अंदर दलाल खड़े होने लगे हैं। जैसे ही कोई पैनल का लेटर लेके बाहर निकलेगा, वहां से उसको ये बोलेंगे मेरे मेडिकल में चल, मेरे मेडिकल में चल, मेरे मेडिकल में चल। इसके लिए निंदा प्रस्ताव क्यों ना पास हो कि पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा करी है उनको भी तुम सुविधा नहीं दे सके। अब दूसरी बात सुनो। अब माननीय राष्ट्रपति ने भी आपातकाल का भाषण दिया, दोनों सदनों को संबोधित करते हुए। मेरी सरकार, मेरी सरकार, अच्छी बात है। आपकी सरकार ने अग्निपथ स्कीम लेके आई। आपकी सरकार अग्निपथ इसलिए लेके आई कि बजट बच जाएगा। एक तरफ आपकी सरकार कह रही है कि 5 ट्रिलियन का बजट, वो अर्थव्यवस्था होगी भारत की। दूसरी तरफ कह रही है कि जो सेनाओं की ताकत है उसको घटा रही है, नफरी कम कर रहे हैं, अग्निपथ स्कीम लेके आ रहे हैं, पेंशन का बजट बच जाएगा। वो जो बचेगा पैसा वो सेना के को ताकतवर बनाने में लग जाएगा। मतलब 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सपने हैं और थोड़े से बजट से घबरा गए। जबकि हम चाइना, अमेरिका, रूस इनकी बात करें तो हमारे से 4 गुना ज्यादा उनका रक्षा बजट है। अगर हम बात करें
पिछले सालों की, तो 14,75,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कराया। अगर ये पैसा माफ ना करते और ये रक्षा बजट पे खर्च होता, उसको आधुनिक बनाने में खर्च होता, तो अलग चीज होती। मतलब जो संसद में बैठेगा वो तो लेगा 8-8 पेंशन, और जो वोट दे रहा है वही अपने अंगूठों को कटवा रहा है। अब जो आज फिर लोकसभा स्पीकर ने, जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने नीट के लिए बड़े अच्छे शब्दों में बात कही कि पक्ष और विपक्ष को एक संयुक्त एक संबोधन, अपनी बात पूरे देश में छात्रों के पास में पहुंचाना चाहिए कि उनका मनोबल ना टूटे, कि भारत सरकार पक्ष और विपक्ष आप लोगों के साथ में, और चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, सबको इस चीज के ऊपर राजनीतिक ना करके ये बात पूरे देश में जानी चाहिए, पूरे छात्रों के पास में जाना चाहिए। मैं यहां रोकते हुए एक बात और भी कहना चाहूंगा, नीट की परीक्षा में जो पूर्व सैनिकों के बच्चे हैं उनकी तादाद कम नहीं है। अगर वो सुन रहे होंगे तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। जो डॉक्टर बनते हैं ना, उनमें पूर्व सैनिकों के बच्चे की तादाद अगर और दूसरे समाज से देखें तो बहुत ज्यादा है। तो यही बातें रखने के लिए नेता विपक्ष खड़े हुए, उनका माइक बंद कर दिया, जबकि इस पे कोई हंगामा नहीं होना था, क्योंकि पूरे देश के छात्रों को एक तरह से भरोसा दिलाना था कि जो कुछ हो रहा है वो नहीं होगा और उस पर कठोर कार्रवाई होगी, पर माइक बंद हो जाता है। अब माइक तो किया लोकसभा अध्यक्ष ने बंद, पर क्या पता है कि लोकसभा अध्यक्ष की कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, और इन्हीं एग्जामों की तैयारी करने के लिए पूरे भारतवर्ष से लाखों छात्र कोटा के अंदर रहते हैं, जिनके कारण लाखों लोगों को उनकी मतलब उनका खर्चा चलता है। उन छात्रों की वजह से कोटा के अंदर लाखों व्यक्तियों का रोजगार चलता है। अब क्या कोटा के जो एकेडमियों के मालिक हैं वो बुरा नहीं मानेंगे? क्या लाखों लोग बुरा नहीं मानेंगे, जिनके घरों में वो किराए पे भी रहते हैं, जहां से वो सब्जी लेते हैं, राशन लेते हैं, ऑटो रिक्शा से जाते हैं, कपड़े की दुकान से कपड़ा खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, पेन काफी पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं। तो लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ कोटा में। उसके बाद में सीकर डिस्ट्रिक्ट है। पहले बिहार होता था पटना, अब तो दो ही हैं, कोटा और सीकर। क्या यहां के लाखों लोग इस चीज को नहीं देख रहे, माननीय स्पीकर का व्यवहार को? मैंने तो देखो दोनों को बोला है, उन्होंने जो आपातकाल लगाया और इन्होंने जो अघोषित आपातकाल लगाया। और अघोषित मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि जो पिछली सरकारों में है 75 सालों की में, कांग्रेस हो चाहे जनता दल की हो चाहे किसी गठबंधन की हो, उसमें पूर्व सैनिकों का 13 महीने से ज्यादा आंदोलन नहीं चला आज तक। जो आंदोलन चला वो चला 2020 फरवरी 2023 को बीजेपी की सरकार के अंदर। अब कोई भाई ये कहे कि पिछली सरकारों ने क्या दे दिया, उन्होंने क्या कर दिया, ये कोई तर्क देने का नहीं है। उस समय ना तो हम पैदा हुए थे और ना ही हमने मांगे रखी थी। उस समय अगर हम बात करें तो हम दरी कुर्सी बिछा रहे थे, पर 20 फरवरी 2023 को हम दरी कुर्सी नहीं बिछा रहे थे। हम नेतृत्व कर रहे थे, हम माइकों के ऊपर बोल रहे थे,
हम मंचों के ऊपर हुंकार भर रहे थे अपनी जायज मांगों के लिए। मेरा हर चीज उसी सवाल पे आएगा, पूर्व सैनिकों को मान सम्मान और स्वाभिमान और समानता और न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए, क्योंकि हमने राजनीतिक की आलोचना नहीं करी, क्योंकि हम एक तरह से हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्वीकार कर लिया तो उसका ठीक और गलत हम उसको भी स्वीकार कर लेते हैं, जबकि हमारा स्वाभाविक कर्तव्य होना चाहिए कि अगर वो पार्टी गलत कर रही है तो गलत की आलोचना करनी चाहिए, कोई भी हो चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा आपको अधिकार दिया है, आलोचना करने का। क्योंकि नियम तो बना देते हैं एसी रूमों में बैठ के, कानून तो पास कर देते हैं, पर वो जब वो कानून नीचे नीचे होते हुए जो सबसे निचला व्यक्ति बैठा है किसी गांव में किसी फुटपाथ पे, उसको कितना प्रभावित करेगा, तो वहां तक हमारी सोच होनी चाहिए। आज सबसे ज्यादा माननीय लोकसभा के स्पीकर बिरला जी को चर्चा का विषय बने हुए, अखबारों की फर्स्ट पेज पे उनका चेहरा आ रहा है। राहुल गांधी मोदी जी तो बहुत पीछे हो गई, और क्यों आ रहा है ये मैंने सारा बता दिया आप लोगों को। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई।